हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे और एकदम जुनून से लगे होंगे कि इस बार तो चाहे जो हो जाए 2023 में एक सीट हासिल करके रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है आपका मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण। यानी कि मौर्य काल से पहले जो भारत में विदेशी आक्रमण हुआ था उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम लोग ईरानी और यूनानी आक्रमण के बारे में देखेंगे जो आपका प्राचीन भारतीय इतिहास में विदेशी आक्रमण के तौर पे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ईरानी और यूनानी आक्रमण के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें ये देखा जाता है कि सबसे पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जहाँ एक ओर मगध अपना एक साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, वहीं दूसरी ओर भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में कई छोटे बड़े राज्य आपसी मतभेद में पड़े हुए थे, आपस में लड़ रहे थे। और इस प्रकार से देखा जाता है कि थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मैप के थ्रू समझ लेते हैं कि ये आपका भारत का मैप है और ये आपका उत्तर और पश्चिम का इलाका है। ये आपका उत्तर और पश्चिमी का इलाका है। तो यहीं पे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये जो आपका क्षेत्र है मगध का क्षेत्र है, ठीक है फ्रेंड्स, मगध का क्षेत्र है और यहीं पे ये मगध अपने एक साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं दूसरी ओर ये जो आपका पश्चिमी का क्षेत्र है, यहाँ पे कई छोटे बड़े राज्य आपस में लड़ रहे थे और इसमें मुख्य रूप से ये दिखाता है कि लगभग 28 राज्य, यहाँ पे 28 राज्य की चर्चा मिलती है और 28 राज्य की चर्चा मिलती है और यहाँ पे और कई छोटे बड़े राज्य में अराजकता फैली हुई थी। तो इस प्रकार से और इसी का लाभ उठाते हुए ईरानी जो है वो अपना यहाँ तक वर्चस्व जमा लेता है और इस प्रकार वो भारत में प्रवेश कर जाता है और भारत के ऊपर जीत हासिल करने का सफलता प्राप्त करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ईरानी आक्रमण के बारे में हम लोग देखेंगे। ईरानी आक्रमण के कहा जाता है कि भारत में होने वाला ये पहला आक्रमण था, भारत में होने वाला ये पहला विदेशी आक्रमण था, ठीक है फ्रेंड्स। और इस समय यहाँ पे हखवनी वंश, एक वंश की चर्चा मिलती है, हखवनी वंश की चर्चा मिलती है और इसके अंतर्गत देखा जाता है कि इसके जो शासक थे आपके साइरस द्वितीय की चर्चा मिलती है, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हखवनी वंश के पहले शासक साइरस द्वितीय की चर्चा मिलती है। और इस प्रकार से देखा जाता है कि साइरस द्वितीय के द्वारा भारत पर सफलता हासिल करने का प्रयास हर संभव किया जाता है, लेकिन साइरस द्वितीय आपके ये आपका काबुल का क्षेत्र काबुल तक ही अपने सफलता को प्राप्त कर पाता है और इस प्रकार भारत में प्रवेश करने से साइरस द्वितीय असफल हो जाता है। तत्पश्चात इसके एक दूसरे शासक की चर्चा मिलती है, ये इनके बारे में कहा जाता है डेरियस प्रथम। इनके बारे में कहा जाता है कि भारत में प्रत्यक्ष रूप से जो विजय प्राप्त किया गया है वो डेरियस प्रथम के द्वारा विजय प्राप्त किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। डेरियस प्रथम जो है वो भारत के पंजाब क्षेत्र, ये आपका पंजाब का इलाका है, भारत के पंजाब क्षेत्र तक अपना अधिकार जमा लेता है, ठीक है, और अपना जीत हासिल करता है, सफलता हासिल कर लेता है। इस प्रकार देखा जाता है कि एक यूनानी इतिहासकार है हेरोडेटस ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में ये लिखा है कि उस समय भारत और ईरान का एक बहुत ही मजबूत व्यापारिक पक्ष हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था और इसके अंतर्गत सोने की व्यापार होती थी और सोना को उस समय ईरान में टैलेंट के नाम से जाना जाता था। ईरानी वर्ड है टैलेंट, सोना का। और इस प्रकार देखा जाता है कि पंजाब जो है ईरानियों का 20वां राज्य, पंजाब जो है ईरानियों का 20वां राज्य हुआ और यहाँ से बहुत ही अधिक मात्रा में
कर की वसूली किया करते थे और इस तरह से भारत तक उनका एक मजबूत पक्ष रहा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखा जाता है कि आप प्राचीन भारत में कई एक बार देख रहे हैं शुरू से ही कि जो भी विदेशी आ रहे हैं वो आपका उत्तर और पश्चिम के ही क्षेत्र से आते हैं। इसके पीछे एक कारण ये देखा गया है कि आपका जो ये नॉर्थ का क्षेत्र है ये आपका हिमालय का क्षेत्र है जो कि पहाड़ी है, और ये आपका जो दक्षिण का क्षेत्र है ये आपका जो समुद्री इलाका से घिरा हुआ है, ये समुद्री इलाका से घिरा हुआ है और ये पहाड़ी का क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जगह से विदेशियों का भारत आने का कोई रास्ता नहीं दिखता है और इस प्रकार से वो लोग पश्चिमी क्षेत्र को चुनते हैं। ये पश्चिमी क्षेत्र यानी कि ये आपका राजस्थान का इलाका जो है, ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के राजस्थान के इलाका को वो लोग चुनते हैं और यहीं से ईरानियों का भारत में आक्रमण होता है। इस प्रकार से हम लोग जब आगे यूनानी के बारे में भी देखेंगे तो इनका भी भारत में जो आक्रमण आप देखेंगे ये भी आपका भारत के उत्तर और पश्चिमी सीमा से ही देखा गया है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे ये हम लोग देखें कि ईरानी के प्रभाव, इसके प्रभाव को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका जो प्रभाव रहा भारत में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पे भी देखा गया। ईरानी प्रभाव के कारण भारत के जो पश्चिमोत्तर प्रांत है यानी कि पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र में नई लिपि का एक विकास देखा गया जिसे खरोष्टी लिपि के नाम से जाना जाता है। ये ईरानियों का ही देन है जो कि अरमाइक लिपि का भाग माना जाता है। तो फ्रेंड्स, खरोष्टी लिपि के बारे में देखा जाता है कि खरोष्टी लिपि जो आपका था वो आपका दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था और इसका उद्भव आपको पाकिस्तान के क्षेत्र में वर्तमान में मिला है और इस प्रकार यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग ईरानी के बारे में देखें तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे साइरस द्वितीय को, डेरियस प्रथम को, हखवनी वंश को और भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानी आक्रमण के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आइए अब हम लोग यूनानी आक्रमण के बारे में देख लेते हैं। यूनानी के बारे में देखा जाता है कि यूनान के बारे में देखेंगे कि यूनान जो था वो पश्चिम के देश यानी कि यूनान जो था यूरोप का एक महत्वपूर्ण भाग था और इस तरह देखा जाता है कि लगभग 700 ईसा पूर्व में सबसे पहले जो सभ्यता का विकास हुआ वो आपको यूनान में ही देखा गया है। ठीक है, यूनान में ही सबसे पहले सभ्यता का विकास होता है और ये यूरोप का भाग है और यूनान में ही एक राज्य था आपका मेसिडोनिया आपका एक राज्य था और इसी मेसिडोनिया के शासक फिलिप द्वितीय की चर्चा मिलती है। यहाँ तक क्लियर है कि मेसिडोनिया के शासक आपके फिलिप द्वितीय की चर्चा मिलती है और फिलिप द्वितीय का शासनकाल जो है आपका 369 ईसा पूर्व से 336 ईसा पूर्व माना गया है और इस तरह देखा जाता है कि फिलिप द्वितीय का 336 ईसा पूर्व में निधन हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद सिकंदर, इनके पुत्र सिकंदर या एलेक्जेंडर 20 वर्ष की अवस्था में मेसिडोनिया के गद्दी पर बैठता है। जब सिकंदर मेसिडोनिया के गद्दी पर बैठता है तो ये सबसे पहले विश्व विजेता बनने का सपना देखता है और इस तरह सबसे पहले ये यूनान को जीतता है। सबसे पहले ईरान को जीतता है। यहाँ थोड़ा गलती लिखा गया है, सबसे पहले ईरान को जीतता है और विश्व विजेता बनने की योजना बनाता है। ईरान को जीतने के बाद सबसे पहले ईरान को जीतता है। एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है। यहाँ पे ये सही लिखा हुआ था कि सबसे पहले जब ये मेसिडोनिया के गद्दी पर बैठता है,
जब सिकंदर मेसिडोनिया के गद्दी पर जब बैठता है, तो मेसिडोनिया क्या है, वो यूनान का एक छोटा सा राज्य है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, पूरे यूनान को जीतता है। सबसे पहले पूरे यूनान को जीत लेता है और अपना क्षेत्र यूनान को जीतने के बाद विश्व विजेता की योजना बनाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आपको कि जब मेसिडोनिया के शासक फिलिप द्वितीय की 336 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है, यानी कि निधन हो जाता है, तो उसके बाद सिकंदर या अलेक्जेंडर 20 वर्ष की अवस्था में मेसिडोनिया के शासक के रूप में गद्दी पर बैठता है। तत्पश्चात वो मेसिडोनिया के गद्दी पे बैठने के बाद यूनान के क्षेत्र को जीतता है। यूनान के क्षेत्र को जीत लेने के बाद विश्व विजेता बनने की योजना बनाता है और उसके बाद 331 ईसा पूर्व में ईरान के ऊपर आक्रमण कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ हो कि 331 ईसा पूर्व में ईरान के ऊपर आक्रमण कर देता है और उसे जीत लेता है। जब वो ईरान को जीत लेता है तो फिर 326 ईसा पूर्व में पंजाब के ऊपर आक्रमण कर देता है और इसे भी जीत लेता है। इसके बाद ये देखा गया है कि जब सिकंदर भारत की ओर बढ़ रहा था और तत्पश्चात विश्व विजेता बनने से पहले सिकंदर ने अपने सेना को दो भागों में विभाजित किया और काबुल तक पहुंच गया। और इस प्रकार देखा जाता है कि हिंदू कुश पर्वत, काबुल के बाद हिंदू कुश पर्वत जो आपका हिमालय का एक भाग है, यहाँ तक सिकंदर पहुँच जाता है। और यहाँ पहुँचने के बाद सिकंदर का कई छोटे बड़े राज्यों से सामना होता है, लेकिन सारे जो राज्य हैं वो सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लेती है। लेकिन एक राज्य की जो चर्चा मिलती है, जो भारतीय शासक थे, राजा पोरस की चर्चा मिलती है। भारतीय शासक राजा पोरस की चर्चा मिलती है, जो सिकंदर की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। तत्पश्चात ये देखा जाता है कि सिकंदर और राजा पोरस के बीच में झेलम या वितास्ता नदी के तट पर एक भयानक युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध में आपको ये राजा पोरस हैं वो पराजित हो जाते हैं। राजा पोरस पराजित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सिकंदर के द्वारा उनकी वीरता को देखते हुए, राजा पोरस की वीरता को देखते हुए सिकंदर पोरस के राज्य को वापस कर देता है। और इस प्रकार ये कहा जाता है कि सिकंदर की पत्नी रेक्सोना जो राजा पोरस को राखी बांधकर उसे अपना भाई स्वीकार कर लेती है। इस तरह से राजा पोरस से युद्ध में जीतने के बाद सिकंदर एक एक करके भारत के क्षेत्र को जीतना आरंभ करता है। इतना ही नहीं, भारत के जो छोटे बड़े राज्य के जो शासक थे, सिकंदर की अधीनता आसानी से स्वीकार कर लेते थे। और इस प्रकार सिकंदर भारत के राज्य को जीतते हुए आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते सिकंदर जब ब्यास नदी के तट पे पहुंचता है, ब्यास नदी के तट तक पहुंच गया और इसी ब्यास नदी के तट पर पहुंचकर, लेकिन यहाँ पे सिकंदर के सैनिक आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं। इसके पीछे कई एक कारण माना जाता है। इस तरह देखा जाता है सिकंदर के सैनिक लगभग बरसों से युद्ध कर रहे थे और इस युद्ध में वो काफ़ी थक चुके थे, काफ़ी वो परेशान हो चुके थे। इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। दूसरा कारण ये माना गया है कि सिकंदर के सैनिक जो थे वो बहुत दिनों से अपने परिजनों से दूर रह रहे थे। इस वजह से उनको अपने परिजनों की चिंता सता रही थी, इसलिए वो अब आगे युद्ध करना नहीं चाहते थे, स्वदेश लौटना चाहते थे। तत्पश्चात ये देखा जाता है कि
सिकंदर के बहुत समझाने के बावजूद भी, सिकंदर के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी सिकंदर के सैनिक ब्यास नदी के तट से आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। इस प्रकार ये देखा जाता है कि सिकंदर उसी समय सिकंदर जो है वो भी स्वदेश लौटने का फैसला कर लेता है और इस प्रकार वह सिकंदर स्वदेश लौटते समय उसी क्रम में वह बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के बाद 33 वर्ष की अवस्था में, 33 वर्ष की उम्र में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और अफ्रीका के बेबीलोन के पास ही उसे दफना दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद रखेंगे। 33 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है और अफ्रीका के निकट बेबीलोन के पास उसे दफना दिया जाता है। और इस प्रकार ये कहा जाता है कि एक विश्व विजेता का अंत हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, सिकंदर एक महान शासक था। सिकंदर को एक महान शासक की दर्जा दिया गया है। ठीक है, वो हर संभव कोशिश किया विश्व विजेता बनने का, लेकिन सिकंदर की जो हार हुई उसके सैनिक के द्वारा ही हो गई। सिकंदर के सैनिक आगे बढ़ने से बिल्कुल मना कर दिए। इसके पीछे एक और कारण ये माना जाता है फ्रेंड्स कि सिकंदर के सैनिक को ये पता था कि मगध में उस समय धनानंद नामक एक शासक की चर्चा मिलती है, जो नंद वंश के शासक थे धनानंद। इनके क्रूरता दूर दूर तक फैली हुई थी और ये भी एक कारण माना जाता है कि सिकंदर के सैनिक ने इसके क्रूरता की वजह से आगे बढ़ने से इनकार कर देता है। क्योंकि सिकंदर जब ब्यास नदी के तट पे पहुंच जाता है और ब्यास नदी के पूर्व में मगध साम्राज्य हुआ करता था और इसी वजह से धनानंद के क्रूरता के डर से ही एक कारण माना जाता है कि सिकंदर के सैनिक आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार देखा जाता है फ्रेंड्स कि जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो पश्चिमोत्तर भारत का एकीकरण होता है। ये जो आपका पश्चिमोत्तर भारत है, इस तरह देखा जाता है कि जब इस ओर से जब कई विदेशी आक्रमण आने का जब रास्ता खुल जाता है तो इस प्रकार भारत में भारतीय शासकों के द्वारा पश्चिमोत्तर भारत का राजनीतिक तौर पर एकीकरण होता है और एक मजबूत पक्ष का गठन किया जाता है। और 28 राज्य जो छोटे बड़े राज्य हुआ करते थे उस सारे को अराजकता से जो पीड़ित थे उन्हें अवरुद्ध कर दिया जाता है और और यहाँ पे एक निश्चित शासन की व्यवस्था की जाती है ताकि इसके बाद कोई विदेशी आक्रमण इस ओर से ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोग मौर्य काल के पूर्व जो विदेशी आक्रमण हुए उनके बारे में हम लोग पढ़े। इसके तहत आप लोग जो एग्ज़ाम में जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो आप लोग याद रखिएगा कि पहला आक्रमण जो विदेशी था आपका हखमनी वंश यानी कि ईरानी आक्रमण थे और इसके पहले राजा साइरस द्वितीय हुए और इसके प्रत्यक्ष रूप से जो भारत में विजय प्राप्त किए वो डेनियस प्रथम के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। और इस ईरानी का ही प्रभाव है कि खरोष्टी लिपि का भारत में विकास हुआ। ठीक है, इस प्रकार हम लोग यूनानी आक्रमण के तहत देखेंगे कि मेसिडोनिया के बारे में देखेंगे कि यहाँ के जो शासक थे फिलिप द्वितीय। ठीक है, इनका शासनकाल 369 से लेकर 336 ईसा पूर्व माना जाता है और सिकंदर की चर्चा मिलती है या सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह फ्रेंड हम लोग सिकंदर के बारे में याद रखेंगे कि 20 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठता है, मेसिडोनिया की गद्दी पर। सबसे पहले यूनान को जीतता है, फिर विश्व विजेता बनने की सपना देखता है और उसके तत्पश्चात ये 331 ईसा पूर्व में ईरान को जीत लेता है। ईरान को जीतने के बाद ये 326 ईसा पूर्व में पंजाब के ऊपर आक्रमण करके और उसे जीत लेता है। जो पंजाब पहले ईरान का क्षेत्र हुआ था, ईरान का 20वां राज्य माना जाता था पंजाब, उसको सबसे पहले सिकंदर जीत लेता है। ठीक है फ्रेंड्स,
और इस तरह देखा जाता है कि प्रश्न के तौर पे आप याद रखेंगे कि 326 में सिकंदर भारत आता है। राजा पोरस से उसकी युद्ध होती है। कहाँ होती है? तो झेलम और बितास्ता नदी के तट पर। सिकंदर के सैनिक कहाँ से आगे बढ़ने से इनकार कर देती है? तो ये आपका व्यास नदी के तट से सिकंदर के सैनिक आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सिकंदर की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में होती है? तो 33 वर्ष की उम्र में। सिकंदर को कहाँ दफनाया जाता है? तो अफ्रीका के बेबीलोन में। ठीक है, उसके बाद इस तरह से फ्रेंड्स आपको पश्चिमोत्तर भारत में कितने राज्य आपस में अराजकता में पीड़ित थे? तो 28 राज्य। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग प्रश्न के तौर पे आप इतना याद रखेंगे, आपका विदेशी आक्रमण से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित होगी, क्योंकि अभी आपका प्राचीन भारतीय इतिहास की क्लास चल रही है। उम्मीद है आप लोग को ये क्लास पसंद आ रहा है। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई को ध्यान दीजिए। ओके, जय हिंद।